हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है जाबिश फिजिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम समझेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को और करेंगे बेहतरीन सवाल फुल्ली नेट फोर्स जब बॉडी पर जीरो होगा तब। लेक्चर फ्लो कुछ इस लेक्चर का इस तरह है कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि नेट फोर्स जीरो क्या होता है। उसके बाद जब नेट फोर्स जीरो होगा तो उसे किस किस टर्म से हम लोग डिफाइन करते हैं, किस किस कौन कौन सा टर्म क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है नेट फोर्स जीरो बताने के लिए। फिर हम बात करेंगे मास के बारे में, फिर हम समझेंगे कि इनर्शिया क्या है, और फिर इनर्शिया को समझने के बाद हम लोग कंप्लीटली स्टेटमेंट समझेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन करते 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 हम लोग समझेंगे फिर टेंशन, और टेंशन के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ इस तरह का। तो एंड तक देखते रहें और न्यूटन फर्स्ट लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो पर होता है वो कंप्लीटली आपके दिमाग में बेहतरीन तरीके से घुस जाए। तो इन तक बने रहें और इन तक इस लेक्चर को देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ समझने से पहले इसको हम लोग ऐसे बहुत जगह ये भी समझते हैं, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग क्या समझ लें, इनर्शिया होता क्या है। एकदम बेसिक सा लेक्चर है आज का और आपको पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि कुछ नया नहीं पढ़िएगा, देखा देखा हुआ लगेगा आपको। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया आता कहां से? तो जैसे मान लो कि ये कोई मास है, ठीक है, ये कोई मास है और इस पर मान लीजिए हम कुछ ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, बहुत सारा फोर्स इस पर काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सारा फोर्स काम कर रहा है। ये एक फोर्स हो गया अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाइड, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, ये एट रेस्ट, मतलब रुका हुआ है, एट रेस्ट। नीचे इस पर लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो ये जो टेबल है या जमीन है जो भी है, ये भी इस पर नॉर्मल लगाएगा। ये पिछले लेक्चर में हम लोग समझे, नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा। और ये इधर ढकेला जा रहा है लेकिन ये इधर मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है। क्या इधर लग रहा है? फ्रिक्शन। अब टोटल फोर्स कितना हो गया इस पर? 1 2 3 4। ये चारों फोर्स लगने के बावजूद किसमें है ये? इसका मतलब कि हम कहेंगे कि नेट फोर्स कितना है? 0 है ना। इस पर फोर्स, 4 फोर्स काम कर रहा है। तो इसको स्टेटमेंट के तौर पर अगर हम लिखें तो मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, बट स्टिल द ब्लॉक इज इन रेस्ट। स्टिल द ब्लॉक इज इन, किसमें है? रेस्ट में। सो वी से नेट फोर्स इज 0। तो नेट फोर्स 0 कहने का मतलब समझ में आया कि नेट फोर्स अगर 0 कहा जाए इसका मतलब क्या है? तो हम लिख सकते हैं, एट रेस्ट को यहां लिख दो, एट रेस्ट। तो हम कह सकते हैं दैट इज इफ नेट इज इक्वल टू क्या चीज? 0। ये बात समझ में आ रही? इफ नेट का मतलब क्या हुआ है? 0। इफ नेट 0 क्या है ये इससे समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब जब आपका इफ नेट 0 है तो इसी बात को हम लोग कई तरह से कहते हैं। ये जितना भी फोर्स लग रहा है इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब भी वही। अगर नेट फोर्स 0 है, अगर एफ नेट 0 है, इसका मतलब कि फोर्सेस कैसा है? बैलेंस है। और हम इसको क्या कह सकते हैं? इक्विलिब्रियम। इसी का दूसरा नाम क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। मतलब अगर नेट फोर्स 0 है मतलब बैलेंस फोर्स कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। ये टर्म इसलिए बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो उसमें मिलेगा आपको, बैलेंस फोर्स है या एफ नेट 0 है तो बैलेंस फोर्स लिखा हुआ रहेगा, या फिर क्या कहेगा कि द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम या ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर कहता है ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। और अगर कहता है कि द फोर्सेज आर बैलेंस, तो इसका मतलब कि एफ नेट कितना है?
जीरो है। तो ये नेट फोर्स जीरो के बारे में थोड़ी सी बात थी। अब बात करते हैं इसी ब्लॉक को अगर हम देखें ध्यान से, तो इस ब्लॉक के पास क्या है? मास है ना। इस ब्लॉक के पास क्या है? मास। अब जब मास की बात हो रही है तो थोड़ा सा मास के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि मास होता क्या है। तो मास कहते हैं कि जैसे हर चीज किसी ना किसी चीज से बनी है, कुछ ना कुछ बनाने के पीछे, उसको फॉर्म करने, जैसे यही चौक है तो इस चौक के पीछे चौक का पार्टिकल है, तो इस चौक के पार्टिकल से ये चौक बना है। तो इस चौक को बनाने में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूज हुआ होगा वही उसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। इसको एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दीवार है और इस दीवार को बनाने में बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है? ईंट। बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है? ईंट, है ना। अब देखो ये दीवार जो है, आप गांव में जाइएगा तो देखिएगा कि ईंट के ऊपर ईंट थकिया कर भी दीवार लोग बनाए रहता है, लेकिन उसमें उतनी मजबूती नहीं होती है। तो दीवार बनाने के पीछे जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है? बेसिक कंस्टिट्यूएंट है ब्रिक्स। बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है? ब्रिक्स है। जो हम मसाला यूज करते हैं, मसाला कहने का मतलब कि सीमेंट बालू का जो इसमें हम लोग मसाला यूज करते हैं, वो एक्चुअली में क्या है? दो ईंट को प्रॉपर्ली एकदम चिपकाने का काम करता है, मजबूती देने का काम करता है। खाली आपको सीमेंट बालू दे देंगे तो आप ईंट दीवार तो खड़ी नहीं कर पाइएगा। दो ईंट को मजबूती देने के लिए आप क्या यूज करते हैं? सीमेंट और बालू। लेकिन बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है इसका? ब्रिक। अब मान लीजिए कि इस पूरे दीवार को बनाने में कितने ईंट लगे? 100 ब्रिक्स लगे, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 100। ये बात समझ में आई? तो मास क्या है, ये बात क्लियर हुआ। कहीं पर भी अगर हम मास की बात करेंगे तो मास क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ constituent particle. It is the amount of constituent particle by which substance is made up of. Substance is made up of, जिससे मिलकर वो बना है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अमाउंट को ही क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। मास कैसा क्वांटिटी है? तो मास इज स्केलर। मास स्केलर क्वांटिटी है। आप कहीं भी जाते हैं ये नहीं बोलते हैं कि 10 केजी चीनी हमको पश्चिम से दीजिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। या बोलते हैं कि 2 केजी चीनी हमको पूरब से दीजिए। सिंपली क्या बोलते हैं? 2 केजी चीनी, और वो 2 केजी चीनी आपको दे देता है। तो मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद मास इज कांस्टेंट। मास कभी भी बदलता नहीं है, मास फिक्स्ड होगा, है ना। मास क्या हो जाएगा? फिक्स होगा। लेकिन कुछ केसेस में मास वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? तो वो हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग जगह। जैसे रॉकेट में होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि, या अगर हम रॉकेट दूर की बात है, आपके पास बाइक है, आप उस बाइक की टंकी में फुल तेल भरवा लीजिए, तो जो बाइक का जो वजन है प्लस तेल का वजन, है ना, बाइक का वजन प्लस तेल का वजन। अब जब बाइक का वजन है और प्लस तेल का वजन है, तो जब आप बाइक की स्पीड में चलाइएगा तो उसमें से जो तेल कंज्यूम होकर निकल रहा है, फ्यूल बनकर, धुआं बनकर, तो ये मास क्या होता चला जा रहा है? घटता चला जा रहा है ना। बात समझ में आ रही? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यहां पर मास क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। अभी फिलहाल हम लोग बस इतने पर ही बात करते हैं कि मास क्या है? कांस्टेंट है। और जहां वेरी करेगा वहां हम लोग बात करेंगे, उसको रिलेटिव मास बोलते हैं। ठीक है। तो मास क्या है? कांस्टेंट है। मास क्या है? स्केलर है। और मास एक्चुअली में क्या है? अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में? अब इसके बाद मास के बारे में चर्चा होगी। अब मास के पास एक चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए कि मास हैज इनहेरिट प्रॉपर्टी, और उस इनहेरिट प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनहेरिट प्रॉपर्टी, दैट इज इनर्शिया। और इनर्शिया का मतलब होता है, इनर्शिया मीन्स रेजिस्ट टू चेंज। इनर्शिया मीन्स रेजिस्ट टू चेंज। रेजिस्ट टू चेंज कहने का मतलब कि बदलाव का विरोध करेगा।
और ये गुण किसके पास है, या इसकी प्रॉपर्टी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया, और ये किसके पास होगा, मास के पास। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए और एक बड़ा सा इतना छोटा सा पत्थर है, तो आप उसको उठाए और फेंक दिए, तो छोटा पत्थर को आप इजीली उठाकर फेंक दे रहे हैं। क्यों फेंक पा रहे हैं, क्योंकि छोटा है, लेकिन आपको मेहनत तो करना पड़ा, उठा के थोड़ा मशक्कत करनी पड़ी उसको हटाने के लिए। तो वहां पर पत्थर कैसा था, छोटा था। लेकिन वही अगर बड़ा पत्थर दे दे, बड़ा पत्थर दे देंगे तो फिर आप मेहनत लगेगा और वो हिलेगा भी नहीं। तो इसका मतलब कि मास जितना ज्यादा है, इनर्शिया उतना ज्यादा है। फिर से देखिए इसको, इनर्शिया मतलब क्या हुआ, रेजिस्ट टू चेंज। इनर्शिया मतलब क्या हुआ, रेजिस्ट टू चेंज। अगर मास, जैसे छोटा पत्थर है, तुम इजीली क्या किए, उसको उठाकर फेंक दिए। इजीली उठाकर फेंक दिए, क्यों इजीली उठाकर फेंके, इसलिए क्योंकि उसका मास कम था, तो उसने विरोध किया, तभी तो आपको मेहनत करना पड़ा। ऐसा थोड़ी कि बोल दिए तू हट, पत्थर हट गया, ऐसा है क्या। पत्थर को हटाना पड़ा, हटाने के लिए आपने मेहनत किया, लेकिन पत्थर हट गया। पत्थर हट गया इसका मतलब पत्थर का मास कम था, तो उसने रेजिस्ट किया, लेकिन वो कम लेवल पर। लेकिन बड़ा पत्थर अगर आ जाए, तो बड़ा पत्थर फिर हटाने में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और हटेगा भी नहीं। तो हटेगा भी नहीं, इसका मतलब कि उसका मास बढ़ गया, तो वो रेजिस्ट करेगा, विरोध करेगा किसका, बदलाव का, और बहुत ज्यादा करेगा। और बहुत ज्यादा करेगा तो फिर आप उसको ज्यादा देर तक उसको चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही। तो क्या क्या समझे हम लोग कि नेट फोर्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद मास के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए मास क्या है। उसके बाद हम लोग समझे कि मास के पास क्या है, इनर्शिया, और इनर्शिया का मतलब क्या होता है, रेजिस्ट टू चेंज। और मास प्रोपोर्शनल है किस पर, इनर्शिया पर। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया। इनर्शिया मींस क्या है, रेजिस्ट टू चेंज। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत इतना में, इतना को नोट करो फटाक से। ये तो थी अब तक जितनी बातें करी गई वो बेसिक बातें थी, उसमें कोई नया मुद्दा नहीं था। लेकिन अब जो हम लोग समझेंगे वो थोड़ा सा उससे अपडेटेड है, अपग्रेडेड है। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, तो आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, और ये कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही मूव करता रहेगा। ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये तब तक इससे मूव करता रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है, और इस दोनों ही केस में एक चीज कॉमन क्या है कि नेट फोर्स कितना है, 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। यही है आपका पहला लॉ, और ये तब तक करेगा जब तक क्या है, एफ नेट 0 है। जैसे ही एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, और ये मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, या इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, if f net is equal to 0, then the object will remains at rest. The object will remains at rest if it was in rest. बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट में ही रहेगा अगर ये किस में था, रेस्ट में था। एंड इट विल इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इट विल इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट was in यूनिफॉर्म मोशन। यही कहता है क्या चीज, इफ इट वॉज इन यूनिफॉर्म मोशन। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। इसका एक, उसको पिक्चर के माध्यम से हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे डेट इज
अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है तो एफ नेट 0 है, तो ये किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और अगर मान लीजिए कि ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और ये वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट होगी, अगर एफ नेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। बात समझ में आ रही है? यही है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब जो हम काम करेंगे वो पूरा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और उस न्यूमेरिकल का मुद्दा होगा क्या चीज, एफ नेट 0। मतलब जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे या जो भी क्वेश्चन करेंगे उस सब में एफ नेट क्या हो जाएगा, 0। फिर हम लोग जब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तब एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ में। क्योंकि हम लोग वहां पढ़ेंगे फोर्स बराबर, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे ma जो कि होता है dp बाई चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, mv अपॉन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा mv बाई या डेल्टा p बाई डेल्टा t, या डिफरेंशियल फॉर्म dp अपॉन dt, ये हम लोग सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हमारा मुद्दा क्या है कि एफ नेट क्या है यहां पर, 0। अब इससे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला सवाल देखें कि क्वेश्चन है कि इफ वेयर विल बी द फोर्थ फोर्स, वेयर विल बी द फोर्थ फोर्स will act such that the net force, such that F net is equal to 0। फिगर कुछ ऐसा है, इधर लग रहा है 20 न्यूटन 37 डिग्री, नीचे लग रहा है 50 न्यूटन और इधर लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, सवाल क्या बात समझ में आ रही है? अभी तक 3 फोर्स काम कर रहा है, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन और 50 न्यूटन। सवाल यह है कि चौथा फोर्स हम किधर लगाएंगे या लगेगा जिससे नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। कोई दिक्कत इतना में? अब एक चीज समझना है आपको, इससे सवाल से रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं FBD। FBD का फुल फॉर्म होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब होता है कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स ही, जैसे मान लो यहीं पर मल्टीपल फोर्स काम कर रहा है और बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और एक फोर्स इधर लग रहा है तो ये हो गया 20 न्यूटन, एक फोर्स नीचे लग रहा है तो ये हो गया 50 न्यूटन, और एक इधर लग रहा है तो 10 न्यूटन। क्या इसमें हमने ब्लॉक बनाया? नहीं बनाया। तो ये कहलाएगा हमारा क्या चीज, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब कि सिर्फ हम किस चीज को ड्रॉ करेंगे, फोर्स को, और किसी चीज को ड्रॉ नहीं करेंगे। मतलब फ्री बॉडी मतलब बॉडी के से क्या है, फ्री है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जितना फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, बस वही रिप्रेजेंट होगा, उसके अलावा कोई रिप्रेजेंट या ड्रॉ नहीं करना है। तो हम उस तरह की चीज को क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने इसका क्या बना लिया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फील आ रहा है कि क्या ये बना सकते हो, क्या ये बन जाएगा आपसे? एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अगला सवाल आप लोग खुद बनाइएगा। देखिए किस तरह से बनेगा ये। तो सबसे पहले पहला जो मुद्दा दिमाग में आपके आया होगा, यहाँ तो 37 डिग्री है, हम तो 0 डिग्री जानते हैं, 30 डिग्री जानते हैं, 60 जानते हैं, 45, 90, 120 ये सब जानते हैं, 37 कहाँ से आ गया? तो इसके लिए एक ट्रिक है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। ये पहले भी मैंने बताया, लेकिन जहाँ जहाँ मिलता है मैं बता देता हूँ। 37 डिग्री, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है, इधर डालना है 53 डिग्री, 53 को छिटका दीजिएगा तो 5 इधर और 3 इधर, तो 53 इधर है तो जाहिर सी बात है कि ये 37 होगा। 37 है तो 5 और 3 के बीच में क्या आता है, 4। अब इस ट्रायंगल से आप 53 डिग्री हो, 37 डिग्री हो, कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं इस पर
और ये सवाल कैसे बनेगा देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम, इसका एफ बी डी बनाइए, एफ बी डी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इधर लग रहा है कितना 20 न्यूटन, कितना डिग्री 37 डिग्री। नीचे कितना लग रहा है 50 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 10 न्यूटन। तो हम जो रिजॉल्व का काम करेंगे, अब देखिए पूरा वेक्टर है, रिजॉल्व किसको करेंगे, ये तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है, ये तो ऑलरेडी वाई एक्सिस पर है। कौन एक्स और वाई के बीच में है 20 न्यूटन, तो 20 को हम रिजॉल्व करेंगे। और आपको पता है जिधर थीटा उधर कॉस, तो इधर आ जाएगा 20 कॉस 37 डिग्री और इधर आ जाएगा 20 साइन 37 डिग्री। अब आपको सॉल्व कर देना है 20 और कॉस 37 यहां से निकालो। कॉस 37, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया 4/5, 4/5। तो 5 चौके 20, 4 चौके 16, मतलब इधर कितना आ गया 16 न्यूटन। ये सॉल्व करने पर आएगा 16, है ना। और इसको अब इसको सॉल्व करो तो 20 गुने साइन 37 3/5, तो 3/5, तो 5 से 20 गया 4 बार में, तो 4 तिया कितना हो जाएगा ये 3/5, तो 5 ये 4, तो 4 तिया कितना हो गया 12, मतलब कि इधर कितना आ गया 12 न्यूटन। कोई दिक्कत इतना में। अब एक फिगर और बनाइए, इधर आ रहा है 12 न्यूटन, इधर आ रहा है कितना 16 न्यूटन, नीचे आ रहा है कितना 50 न्यूटन, इधर आ रहा है 10 न्यूटन। अब ईमानदारी से बताइए कि 50 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 50 में से 12 गया तो कितना 48, 16 को इधर लिखो। तो 50 में से 12 गया 48, 38 किधर, 38 किधर नीचे। 16 में से 10 गया तो 6 किधर उस तरफ, क्योंकि जो बड़ा है नेट फोर्स उधर ही जाएगा। तो ये आ गया 6 न्यूटन। अब आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि जो फोर्थ फोर्स है वो किधर जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, नेट फोर्स 0। तो इसको नेट फोर्स, इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 38 के उल्टे में 38 लगाना पड़ेगा, तो 38 वाला 0 हो जाएगा। 6 के उल्टे में, तो जो फोर्थ फोर्स है वो यही होगा। मतलब इसका अगर आप रिजल्टेंट निकालिए, वेक्टर को थोड़ा रिमाइंड कीजिए, तो ये इसका वेक्टर हो जाएगा। पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो यही तो होगा फोर्थ फोर्स, F4 यही तो होगा, और यही होगा तो आप F4 निकाल सकते हैं। रूट अंडर किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, फोर्थ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और अगर आपको वेक्टर के टर्म में लिखना है, तो वेक्टर के टर्म में लिखना है तो आपको पता है कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसको लिखेंगे माइनस आई कैप, इसको क्या लिखेंगे जे कैप, इसको क्या लिखेंगे माइनस जे कैप। तो 6 के लिए एफ वेक्टर F4 क्या लिखाएगा बताओ, 6 के लिए क्या लिखेंगे -6 आई कैप, और ये 38 चला जाएगा कितना 38 जे कैप। ये आ गया आपका फोर्थ फोर्स निकालने का तरीका। क्या बात समझ में आ रही है, कोई स्टेप जो लग रहा है कि नहीं यहाँ पर हम चूक रहे हैं, कोई पॉइंट जहाँ लगे कि बाउंस हो रहा है। बेसिक आपने क्या काम किया फिर से देखिए, जो एक्सिस पर ऑलरेडी है उसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जो एक्सिस पर नहीं है, जिसके साथ एंगल बन रहा है, तो आपको पता है जिधर कॉस उधर, जिधर थीटा उधर कॉस, और जिधर थीटा नहीं उधर साइन। तो थीटा वाले में कॉस आ गया और जिधर थीटा नहीं उधर साइन आ गया, तो हमको कुछ ये फिगर मिला। अब ये फिगर मिला तो हम देख रहे हैं जिधर बड़ा होगा ज्यादा झुकाव उधर ही होगा, उसी का बोलबाला होगा। तो 50 है इधर, 12 है इधर, तो 50 का बोलबाला होगा। तो 50 में से 12 घटा दिए तो 38 आया। फिर 16 और 10 है तो 16 का बोलबाला होगा, तो 16 में से 10 गया तो 6। अब इसको 0 करना है, क्योंकि सवाल ही वही है और आपको स्टार्टिंग में ही बोले कि जो भी क्वेश्चन अभी करेंगे सब किस पर होगा 0 पर। तो एफ नेट 0 है, तो 6 को अगर इसको 0 करना है तो इसके अपोजिट में 6 लगाना होगा।
और 38 को 0 करना है तो इसके अपोजिट में, तो हमको फोर्थ फोर्स मिल गया। मतलब जो फोर्थ फोर्स बनेगा वो इसी से बनेगा, यही फोर्थ फोर्स बनाकर हमको देगा। अब ये है तो ये हमने वेक्टर में ऐसा पढ़ा है, तो वेक्टर में ऐसा पढ़ा है तो पैरेललोग्राम बना करके हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। और अगर वेक्टर के टर्म में बोलेगा तो वेक्टर के टर्म में आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख देंगे। कोई दिक्कत इतना में? नोट करो इसको, फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अभी सवाल ही चलिए देखिए, अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। चलो देखो ध्यान से, अब अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कल के लेक्चर में बात किए थे, नॉर्मल पर ही पूरा चर्चा चला था। तो इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे उसके नॉर्मल। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन के ऊपर चर्चा किए थे। फाइंड वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन पर हम इसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। और फिगर दिया हुआ है कुछ ऐसा कि 10 kg है, 6 kg है और 2 kg है। 3 ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, 10 किलो, उसके ऊपर 6 किलो और उसके ऊपर 2 किलो। आपको क्या बताना है? वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन पर जो जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था उसको लगाएंगे और एकदम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन वहां लगता है जहां दो सरफेस किसमें हो, कांटेक्ट में हो। तो सरफेस कहां कहां कांटेक्ट में है? तो एक सरफेस यहां कांटेक्ट में है, एक सरफेस यहां कांटेक्ट में है, मतलब 10 kg और अर्थ जो भी है, ये अर्थ है जो भी है, तो 10 kg और अर्थ के बीच में कांटेक्ट है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा, तो इसको मान लेते हैं N3। फिर दूसरा कांटेक्ट इस 6 kg और 10 kg के बीच में है, तो दूसरा लगेगा यहां पर, इसको मान लेते हैं N2। फिर तीसरा कांटेक्ट आपको 2 kg और 6 kg के बीच में, तो इसको मान लेते हैं N1। अब हम बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें अगर, तो N1 सबसे पहले फॉर 2 kg के लिए काम करते हैं। फॉर 2 kg के लिए काम करेंगे तो 2 kg बनाइए। अब इस ध्यान से देखिए, तो 2 kg पर नीचे लगेगा mg लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जी से हम लोग परिचित हैं क्योंकि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, है ना। तो mg नीचे कितना लगेगा? mg फोर्स लगेगा नीचे mg। अब नीचे जब mg लग रहा है तो इस सरफेस पर, अब थोड़ा सा बच्चा यहां पर कंफ्यूज कर जाता है, क्या देखिए, अब यहां पर नॉर्मल सिर्फ 6 kg लगाएगा कि 10 kg दोनों मिलकर लगाएगा? बताओ, यहां पर नॉर्मल कौन कौन लगाएगा? 6 kg या 10 kg या दोनों मिलकर? 6 kg या 10 kg या 6 kg 10 के 6 kg और 6 kg 10 kg मिलकर, या सिर्फ 6 kg? सिर्फ 6 kg लगाएगा, क्योंकि 2 kg के कांटेक्ट में कौन कौन है? सिर्फ 6 ही है ना, 10 थोड़ी है। नॉर्मल कल बताए थे ना कि नॉर्मल रिएक्शन कहां लगता है? जहां सरफेस क्या हो, कांटेक्ट में हो। तो जहां कांटेक्ट में होगा वहीं ना लगेगा। तो 2 kg के कांटेक्ट में सिर्फ कौन? तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा? 6 kg, 10 kg नहीं लगाएगा। तो 6 kg कितना लगा रहा है? ऊपर N1। और आपको पता है कि ये सब किसमें है? फाइंड वैल्यूज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और एफ नेट कितना है? 0। तो आपको पता है ये दोनों बराबर होगा, तो N1 बराबर हम लिख सकते हैं N1 बराबर mg, m कितना? 2, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 10, तो कितना हो गया? 20। तो N1 निकल गया। अब उठाइए किसको? 6 kg को। तो अब काम कर रहे हैं किसके लिए? फॉर 6 kg। 6 kg के लिए काम करेंगे तो नीचे लगेगा कितना? 6g, है ना। 6g, मास 6 है इसलिए 6g कर दिए। और साथ में अब देखो 6g है, अब 6g के ऊपर कितना? 2 kg। तो 2 kg का भी तो mg नीचे लगेगा, तो ये भी लग रहा है नीचे, तो इसको क्या लिखेंगे? 2g। अब 6 kg पर ऊपर को 6 kg किसके कांटेक्ट में? तो 10, तो N3 N2 ऊपर लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब ध्यान से देखो, अब क्या लिख सकते हैं? N2 बराबर कितना? 2g प्लस
6G, तो कितना हो गया 8G। तो 8G और G का वैल्यू पुट कर दो तो 80 न्यूटन इनटू कितना आ गया 80 न्यूटन। क्या अब आप 10 पर निकाल सकते हैं कितना लग रहा होगा? अब करेंगे किसके लिए? फॉर 10 kg के लिए। तो ध्यान से देखिए 10 kg का खुद का नीचे 10G प्लस 6 kg वाला भी 6G और प्लस 2G वाला भी। ये बात समझ में आ रही है? 10 kg के ऊपर 2 kg है तो 2 kg का जब 6 पर लग रहा है तो 10 पर भी तो लगेगा। ये जो हम mg लगा रहे हैं ये नॉर्मल थोड़ी है, ये नॉर्मल है, ये तो वेट है। तो वेट और नॉर्मल में फर्क है। नॉर्मल रिएक्शन ये जो हम n से डिनोट कर रहे हैं वो नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन जो हम mg लिख रहे हैं वो वेट है, वो नॉर्मल नहीं है। mg क्या है? क्या अच्छा 10 kg के ऊपर हम 6 kg रखें और इसके ऊपर 2 kg रखें तो 10 kg को सिर्फ 6 kg का दबाव महसूस होगा, 2 का नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि 2 का गायब हो जाएगा। उसको टोटल कितना का भार महसूस होगा? 6 2 8, 8 का उसको भार महसूस होगा। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल हमको देखना है कि कांटेक्ट सरफेस क्या है। तो नॉर्मल अब देखो 10 kg के कांटेक्ट में कौन है? N3। तो N3 किधर लगेगा? ऊपर। तो N3 बराबर क्या हो जाएगा? N3 बराबर क्या हो जाएगा? 2G प्लस 6G प्लस 10G। टोटल कितना हो गया? 10 6 16 2 18 गुने 10 कितना आ गया? 180 न्यूटन। मतलब समझो कि जमीन ऊपर कितना लगा रही है? 180। और 10 kg का ऊपर वाला सरफेस ऊपर कितना लगा रहा है? 80 न्यूटन। और 6 kg का ऊपर वाला सरफेस कितना लगा रहा है? 20 न्यूटन। बात समझ में आ रही? ऊपर के उसके ऊपर कोई सरफेस ही नहीं। तो नॉर्मल रिएक्शन, तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ? नॉर्मल और mg में फर्क है। नॉर्मल वहां लगेगा जहां कांटेक्ट सरफेस कांटेक्ट में हो। mg तो वो तो वेट है, जहां जहां अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होगा वहां वहां mg एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इतना में? दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल देखिए, ये 2 दीवार है, ठीक है, और एक स्फीयर रखा हुआ है। दो दीवार और एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। इस स्फीयर का रेडियस है 1 मीटर, मास है इसका 5 kg, ठीक है। 1 मीटर है। आपको बताना है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वॉल, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दी, दीवार से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसका वैल्यू आपको बताना है। नोट करो पहले इसको नोट कीजिए फटाक से, जल्दी से इसको नोट करो फिर मिटा देते हैं। हो गया सबका? हो गया? चलो देखो अब, चलिए देखिए ये कैसे बनेगा। इसमें एक पॉइंट और है, इसके ठीक सेंटर से यहां जो एंगल बन रहा है, मतलब दोनों दीवार एक दूसरे पर कितना डिग्री बना रहा है? 37 डिग्री। अब ये बन जाएगा, ठीक है। पॉज करके आप दिमाग लगा सकते हैं कि किस तरह से बनाना है। चलिए देखिए वैसे बना लेते हैं इसको। ध्यान से देखिए,
ये 37 डिग्री, ये भी कितना 37 डिग्री। ठीक है, आपको इस तरह का सवाल कराया गया है कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में या फिगर में नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है, ये करवाया हुआ है। तो आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस पर और परपेंडिकुलर लगता है। तो ये और ये भी बताएं कि परपेंडिकुलर लगता है तो वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास। तो ये ऐसे जाएगा, ये नॉर्मल हो गया एन, और ये ऐसे जाएगा, ये हो गया नॉर्मल एन, और दोनों एन ही होगा क्योंकि दीवार दोनों तरफ सेम ही है। तो दोनों तरफ दीवार सेम है, दोनों का एंगल सेम है, इसलिए नॉर्मल भी दोनों का कैसा होगा, सेम होगा। अब क्या करना है यहां पर, तो फिर से वही कहानी, एफबीडी आप बना सकते हैं या इसी में आप काम करना चाहते हैं तो काम कर सकते हैं, बस एंगल का खेल है। अब ये ज्योमेट्री है पूरा, इसमें कोई फिजिक्स नहीं। अब यहां से आप क्या ड्रॉ कर दीजिए, एक एक्स एक्सिस और एक ऐसे क्या ड्रॉ कर दीजिए, वाई एक्सिस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये वाली जो लाइन है ये भी कितनी होती है, अब ये 37 है, ये 90 है, तो अब जाहिर सी बात है कि ये कितना होगा, 53। ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 53। अब आपको एंगल के बारे में और भी कहानी पता है, ये 53 है तो ये भी 53 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 53 है तो ये भी कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल 53। अब आप तोड़ सकते हैं, एन तो इधर आएगा, जिधर थीटा उधर कॉस, तो एन का इधर क्या आ जाएगा, एन कॉस 53। इस एन का भी इधर, इस एन के लिए भी थीटा इधर है तो इधर क्या आएगा, एन कॉस 53। इस एन का इधर क्या आ जाएगा, एन साइन 53, और इसका भी एन इधर आ जाएगा, एन साइन 53। तो जाहिर सी बात है, आपको साफ दिख रहा है कि ये एन साइन 53 इधर जा रहा है, ये एन साइन 53 इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल कर देगा तो यहां लिख सकते हैं कि साइन कॉम्पोनेंट विल कैंसिल ईच अदर, साइन कॉम्पोनेंट विल कैंसिल ईच अदर। तो जो नेट फोर्स होगा वो किसके वजह से होगा, एन की वजह। अब ध्यान से देखो, ये पूरा गोला कितने का था, 5 kg का था, तो इस पर नीचे mg लगेगा, नीचे mg लगेगा। तो ध्यान से देखिए, नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों तो सेम है। अरे ये भी n है, ये भी n है, ये भी cos 53 है, ये भी cos 53 है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 2n cos 53, तो 2n cos 53 बराबर कितना, 2n cos 53 डिग्री बराबर कितना, mg। तो n बराबर हो जाएगा mg/2, और cos 53 वो ट्रायंगल याद होगा आपको, अभी जस्ट बताए थे, 53 और 37, ये इधर 5, 3 और इधर 4, तो cos 53 कितना हो जाएगा, cos 53 मतलब 3/5 होगा ना जी, cos 53 3/5। तो आ गया ये, आपको m का वैल्यू पुट कर दो, 3/5 बराबर m का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10/2, तो 2 से ये चला गया, 50 25 और 25 बचे, 125/3 न्यूटन, ये नॉर्मल का फोर्स आ गया। बात समझ में आ रही है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो, क्या है, वेक्टर है, ध्यान से देखिए तो क्या है, ये वेक्टर है। इस बात नहीं करो, देखो ध्यान से, टेंशन आपको कल भी बताए थे, पिछले लेक्चर में भी बताए थे, और कंस्ट्रेंट मोशन में भी पूरा टेंशन पे ही सवाल है कि टेंशन है क्या। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो तरह का, सॉलिड के बीच में लगेगा तो उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे, और स्ट्रिंग में अगर लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। ये बेसिकली आता है किसके अंदर, स्ट्रिंग या थ्रेड के अंदर। स्ट्रिंग हम लोग कैसा कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल कुछ लेक्चर तक, मासलेस, इसमें कोई, ये सब आपको कंस्ट्रेंट मोशन में बताया गया, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं कि स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस है। दूसरा क्या है, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल कहने का मतलब कि इसको खींचेंगे तो ये लमड़ेगा नहीं, मतलब अगर ये इसको अगर हम पकड़ के इधर खींचे और इधर खींचे तो ये खिंचाने वाला नहीं है, ये फिक्स है। अगर ये 10 मीटर है तो खींचिएगा, खिंचाएगा ही नहीं, ये फिर भी कितना रहेगा,
10 मीटर रहेगा। तो मासलेस है और क्या है, इनएक्सटेंसिबल। मासलेस मतलब इस रस्सी का कोई मास नहीं है। इनएक्सटेंसिबल मतलब कि इस पर इसको खींचने से ये लमड़ने वाला भी नहीं है। इसलिए इस दो प्रॉपर्टी की वजह से, इन दो की वजह से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, फिक्स्ड। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, फिक्स्ड। इन दो की वजह से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब टेंशन ऐसे लगता है जैसे वो खींच रहा है। टेंशन एक्ट सच एज in such a way that it pulls the block। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां एक ब्लॉक है, यहां एक ब्लॉक है, और इस दोनों के बीच में अगर इस रस्सी से बांधे तो ऐसा लगेगा कि ये टेंशन क्या कर रहा है, ब्लॉक को खींच रहा है। देखो ध्यान से, तो ये टेंशन इस ब्लॉक को खींच रहा है और ये वाला टेंशन इस ब्लॉक को खींच रहा है। एक पॉइंट और टेंशन के बारे में कि एक स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन कैसा होगा, टेंशन एक जैसा होगा। मतलब एक रस्सी है तो उसमें टेंशन T1, दूसरी रस्सी है तो उसमें टेंशन T2, तीसरी रस्सी है तो उसमें टेंशन क्या हो जाएगा, T1। लेकिन अगर कोई एक रस्सी, जैसे मान लीजिए यहां पर एक पुली लगा दिया और फिर ये यहां से और इसको हम पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी एक रस्सी है, तो जो टेंशन यहां होगा वही टेंशन यहां होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन वही अगर हम यहां पर छोड़ दें और फिर मान लीजिए एक और यहां पर पुली लगा के, फिर ऐसे, ये सब कंस्ट्रेंट मोशन में पढ़ाया गया है, एक पुली यहां लगाकर फिर ये रस्सी से हम ऐसे खींचे, तो अब इसमें भी टेंशन वही होगा जो इसमें, क्योंकि यहां से लेके यहां तक क्या है, ये एक रस्सी है। लेकिन अगर मान लो कि यहां पर एक पुली बांध दे और फिर यहां से एक रस्सी ऐसे कर दे, तो इसमें टेंशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये दूसरी रस्सी है। बात समझ में आ रही। तो एक रस्सी, उसका हर एक पॉइंट पर टेंशन कैसा होगा, सेम होगा। आइए इस पर सवाल कर लेते हैं, एकदम लल्लू सा सवाल। ये दो रस्सी है, ठीक है, दो रस्सी है, लेकिन यहां पर दोनों के बीच में टेंशन सेम है, क्योंकि दोनों एक ही मास से जुड़ा हुआ है, और दोनों के बीच की एंगल कितनी है, 37 डिग्री। आपको बताना है कि टेंशन कितना होगा, T यहां भी और T यहां भी, ठीक है। दोनों के बीच में टेंशन कितना होगा, तो कैसे बनेगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से सबसे पहले 37 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, 53 और ये 37, इधर 5, इधर 3 और इधर 4। अब ध्यान से देखो तो इसका नीचे कलर चेंज कर लेते हैं, नीचे लगेगा mg, नीचे mg लगेगा। इसको इधर अगर हम x एक्सिस और इधर मान लीजिए क्या चीज, y एक्सिस, तो जिधर थीटा उधर कॉस, तो t, इस t का इधर आ जाएगा t कॉस 37 डिग्री और इधर आ जाएगा t साइन 37 डिग्री। इस टेंशन के लिए देखो तो इधर आ जाएगा t कॉस 37 डिग्री और इधर आ जाएगा t साइन 37 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचा कौन, सिर्फ कॉस, तो हो जाएगा 2t कॉस 37 डिग्री बराबर क्या चीज, mg, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और 2t cos 37 डिग्री किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो t बराबर आ जाएगा आपको mg बाई 2 और cos 37 का वैल्यू हो जाएगा 4/5, तो उधर जाके हो जाएगा 5/4। ये टेंशन का आ गया। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इतना में। एक सवाल और देख लीजिए, ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लोगे, हो ही गया। देखो एक और क्वेश्चन है, देखो यहां पर मास है
ये कितना डिग्री, 37 डिग्री। अब देखिए दो रस्सी है, एक इस दीवार से और एक उस दीवार से, दो रस्सी है। तो इसमें मान लीजिए लग रहा है T1 और इसमें लग रहा है मान लीजिए T2। तो आपसे पूछा गया T1 और T2 निकालना है, तो इसमें भी क्या था, वही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे कितना लगेगा mg, क्या ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जी T2 का इधर है तो इधर आ जाएगा T2 cos 37 डिग्री, इधर आ जाएगा T2 sin 37 डिग्री। T1 तो इधर का इधर ही है, T1 को तोड़ने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से देखो, T2 किसके बराबर, सॉरी T2 cos 37 किसके बराबर, mg के बराबर। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। फिर T2 sin किसके बराबर, तो T2 sin 37 किसके बराबर आ गया, T1 के बराबर। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, T1 और T2। कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड दे दीजिए, 1 को डिवाइड दे दीजिए कितना से, 2 से। तो 1 को जब आप 2 से डिवाइड दीजिएगा, या 2 को 1 से डिवाइड दे दीजिए, ज्यादा बेहतर, 2 को 1 से डिवाइड दे दो तो 2 से T2 कैंसिल, और sin 37 बाई cos 37 क्या हो जाएगा, tan 37 बराबर 2 ऊपर है तो T1 बाई mg। और tan 37 आप यहां से निकाल सकते हैं, tan 37 हो जाएगा 3/5। तो tan 37 कितना हो जाएगा, हाँ 3/4। तो 3/4 बराबर कितना आ गया, T1 बाई mg। तो T1 का वैल्यू आ गया 3/4, 3 mg/4। और T1 का वैल्यू अगर आप यहां पुट कर दोगे तो T2 निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, एकदम उम्दा तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ को समझेंगे, और उस पर हम सवाल और न्यूमेरिकल और क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। इसका सेकंड लेक्चर, इसके बाद का लेक्चर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।